हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में परमाणु चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वो इसकी एक कक्षा निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के चारों एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, जिनको हम लोग स्थायी कक्षाएं कहते हैं। ऐसा बोहर ने अपनी परिकल्पना में माना है। तो स्थायी कक्षा में जब चक्कर लगा रहा होगा कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर चित्र के माध्यम से देखो जरा, ये मान लेते हैं ये नाभिक है हमारा, और इस नाभिक के चारों ओर ये विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, और उन ऊर्जाओं की, इन ऊर्जा स्तरों की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है। जैसे इस कक्षा की ऊर्जा हम मान लेते हैं E1 है, इस कक्षा की ऊर्जा है E2, इस कक्षा की ऊर्जा है E3, इस कक्षा की ऊर्जा है E4। ऐसे करके ये जो ऊर्जा स्तर है उनकी ऊर्जा निश्चित है। और कितनी ऊर्जा होती है ये हमको फार्मूले निकाल चुके हैं पिछले वाले क्लास में। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है किसी कक्षा में, उसका फार्मूला होता है E माइनस आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इसमें आर जहां रिडबर्ग नियतांक है, एच प्लांक नियतांक है, सी है निर्वात में प्रकाश का वेग, जेड है उस परमाणु का परमाणु क्रमांक, और एन है कक्ष संख्या। जैसे पहली कक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या होगा 1, दूसरी कक्षा n इक्वल टू 2, तीसरी कक्षा n इक्वल टू 3, चौथी कक्षा n इक्वल टू 4। तो ये उसकी कक्षाएं हो गई। पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी, n इक्वल टू 1 रखेंगे, दूसरी कक्षा कितनी होगी 2 रखेंगे, तीसरी कक्षा कितनी होगी n इक्वल टू 3 रखेंगे, चौथी कक्षा की n इक्वल टू 4 रखेंगे। तो इससे ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं हम लोग। अगर हम इसकी अगर बात करते हैं तो इसका मान हम लोग निकाल चुके, तो इसको इस फॉर्म में लिखा गया था। आर एस सी की वैल्यू रखेंगे, जब हम आर रिडबर्ग नियतांक है इसकी वैल्यू को पता है 1.097 मीटर इनवर्स, एच प्लांक नियतांक है इसकी वैल्यू पता है 6.67। देखिए आर की वैल्यू आपको याद रखना है, स्वाद के कहते हैं हम लोग रिडबर्ग नियतांक, और इसकी वैल्यू होती 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, और H प्लांक नियतांक है इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, और C प्रकाश का वेग है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये सब वैल्यू अगर यहां रखोगे तो जो E के मान आता है वो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है। समझ में आ रहा है। और ये किसमें आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको जब वैल्यू रखोगे तो आंसर ये जूल में आएगा, उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद 13.6 आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। सीधे वैल्यू रखने से नहीं आ जाएगा, ये आएगा 13.6। तब जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करने का जूल अगर है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करेंगे। ये आप ध्यान रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये कन्वर्जन में आपको ध्यान रखें तो ये फार्मूला निकल करके आ जाता है। ये हम लोग पिछले वाली क्लास में इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। अगर स्पेशली हाइड्रोजन परमाणु की अगर बात करें तो अब देखिए यहाँ पर ये जो बोहर का जो परमाणु मॉडल है ये हाइड्रोजन लाइक एटमों के लिए सही, जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के लिए मॉडल फेल हो जाता है, तभी हम लोग बात करते हैं कि ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही सही है। और हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब इसमें केवल एक परमाणु हो, दो परमाणु अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन हो। लिथियम है जैसे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचे। हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 1 बचे, नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके लिए फार्मूला निकाले गए हैं। सो नोट कर लीजिए जरा पहले, ये तो आपको पता है, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशली बात करते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है, उसके लिए चीजें जानना जरूरी है। तो अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे, अगर ये हाइड्रोजन के लिए
हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल टू कितना होता है 1, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा -13.6 बट्टे n स्क्वायर। अगर हम इसमें n की वैल्यू हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन या रखते हैं तो E की जो वैल्यू निकल करके आती है वो कितनी होगी। अगर n इक्वल टू यहां पर रखा जाएगा 1 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर आएगा इसमें। और अगर हम 2 रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो यहां से 2 दूनी 4 4 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाता है 3.4 और माइनस करेगा, सारी वैल्यू माइनस करेंगी और इसका आंसर आ जाता है, अगला जो n इक्वल टू 3 रखोगे तो इसका आंसर आता है -1.51 और जब 4 रखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.85 माइनस की वैल्यू समझ रहे माइनस इसमें आ जाता है, अगला जो वैल्यू रखोगे तो आ जाता है इसमें 0.54 या और रखोगे इसमें 6 वैल्यू रख दोगे तो आ जाएगा माइनस डिवाइड करोगे तो 0.37। ये ऐसे करके आता रहेगा, सारे वैल्यू उसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी एक पहले ऊर्जा स्तर, जो पहला ऊर्जा स्तर इसकी ऊर्जा कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे ऊर्जा स्तर यानी E2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे की आएगी 0.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पांचवें की आ जाएगी 0.54। ऐसे करके जो ऊर्जा स्तर बने होते हैं। और अगर कहा जाए कि अगर n की वैल्यू कहां तक, जो ऊर्जा स्तर बहुत सारे होते हैं, अनंत हो सकते हैं, 2 4 6 नहीं होते, अनंत ऊर्जा स्तर हो सकते हैं, तो अगर अनंत रख देंगे तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यानी जो बाहरी कक्षा सबसे, जो कह सकते हैं कि जो ऊर्जा स्तर बहुत दूर होगा, अनंत पर होगा, तो उसकी ऊर्जा कितनी रहती है 0। अब देखो इस वैल्यू से पता चल रहा है कि इसकी ऊर्जा घट रही है बढ़ रही है। जो पहली यानी E1 का जो मान है वो -13.6 है, उसके बाद फिर दूसरी ऊर्जा स्तर है -3.14, तो ये वैल्यू 13.16 है। 3.14 में देखने से लग रहा है कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, पर ऐसा नहीं, माइनस की वैल्यू, माइनस से लगा होता है, जो वैल्यू देखने में बड़ी लगती है वो सबसे छोटी होती है। तो -13.6 सबसे बड़ी है लेकिन माइनस होने का सबसे छोटी। तो जो सबसे पहले ऊर्जा होता है उसकी ऊर्जा सबसे कम कितनी होती है -13.6। ये हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहला ऊर्जा स्तर कितना होता है -13.6, दूसरा ऊर्जा स्तर होता है -3.14। ऐसे करके ये क्रम से ये ऊर्जा स्तर हमने निकाल लिए हैं। निकालने का तरीका दिख रहा है कैसे निकाली गई है। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ये किसी भी परमाणु के लिए है। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो Z=1 लगा देंगे, हीलियम की बात करेंगे Z=2 लगा देंगे, लिथियम की बात करेंगे Z=3 लगा देंगे, तो अलग अलग परमाणुओं के ऊर्जा स्तर निकल आएंगे। क्लियर हो गया। इन ऊर्जा स्तर यानी कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा इतनी है, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसकी ऊर्जा इतनी है। अगर इस और यहाँ इसकी ऊर्जा स्तर 3.14 है तो इसका इसको ऊर्जा जब मिलेगी, ये उच्च ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। ये ग्राउंड स्टेट है उसका, यानी निम्नतम ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। उसके बाद ये सब उत्तेजित अवस्थाएं नहीं, ये कहते हैं उच्च ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। तो जब ऊर्जा मिलती है तो अगली कक्षा में जाते हैं, और ऊर्जा मिलेगी और ऊंची कक्षा में चले जाएंगे। तो एक जब ये जाते कम है जब ऊर्जा इसको बाहर से मिलती है। अब सुविधा के लिए देखिए यहाँ पर जो यहाँ सर्कुलर जो डायग्राम दिखाए गए हैं ऊर्जा स्तरों के, उसको हम स्ट्रेट लाइन में भी शो कर सकते हैं। मान लीजिए ये इसका न्यूनतम ऊर्जा स्तर हो गया n = 1, इसको n = 1 हो गया। फिर दूसरा ऊर्जा स्तर हो गया n = 2, तीसरा ऊर्जा स्तर हो गया n = 3। ऐसे करके ऊर्जा स्तर को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देखिए ऊर्जा स्तरों की जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्रम से घटती जाती है, क्योंकि इसका जो ऊर्जा स्तर का जो डिफरेंस है ऊर्जाओं का, वो देखिए क्रम से धीरे धीरे इन दोनों का ऊर्जा स्तर का डिफरेंस देखिए कितना है, लगभग 10 पॉइंट के आसपास है, 10.02। उसका इनका देखो तो और कम हो गया, इन दोनों देखो और कम हो गया। इसका मतलब ऊर्जा स्तर का जो अंतराल है वो धीरे धीरे घटता है। इनके बीच के डिस्टेंस को भी हम लोग धीरे धीरे घटाते जाते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, जैसे जो ऊपर जाएंगे दूर जाएंगे नाभिक से, ये हमारा क्या है नाभिक है, और इससे जैसे जैसे दूर जाते हैं
जो ऊर्जाएं होती हैं ऊर्जा स्तर की, वो घटती जाती हैं। तो अगर इसको आप ये देखिए, ये तो क्लियर हो गया, बोहर ने कहा कि सब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं और जब इनको बाहर से ऊर्जा मिल जाए, मतलब परमाणु इलेक्ट्रॉन तो यहां रहेगा, जब इसको बाहर से ऊर्जा मिल जाए, मतलब इसको अगर हम हीटअप करते हैं, इसको अगर हम गर्म करें, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मिलेगी और ये जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस कक्षा के बराबर हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़कर इस कक्षा में चला जाएगा। जब इसको इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा इस कक्षा के बराबर मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा यहां से यहां तक जाने के लिए मिल जाएगा तो यहां चला जाएगा। तो ये जो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना, ये संक्रमण कहलाता है। मतलब स्थायी कक्षा में चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन तभी तक लगाते हैं जब तक उनको बाहर से ऊर्जा मिलती नहीं। अगर ऊर्जा मिल जाती है तो ये सब कहां चले जाते हैं, अपनी उच्च कक्षा में चले जाते हैं और जिस कक्षा में जितनी ऊर्जा है उतनी ऊर्जा उसकी हो जाएगी तभी उस कक्षा में जाएगा। ये भी मतलब इसके बीच में कोई कक्षा है नहीं। अगर यहां से इसकी ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर उसको इतनी ऊर्जा मिल जाए कि वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए तो यहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए तो तीसरी कक्षा में पहुंच जाएगा। तो ये क्रम है जाने का, इसके बीच में नहीं जा सकता है कहीं। तो ये एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना, यानी यहां से यानी इसका ग्राउंड स्टेट हो गया है, नीचे पहली कक्षा है, वहां से ये पहली ऊर्जा स्तर मैंने उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, ठीक है ना। और उसके बाद और अगर ऊर्जा मिलेगी तो ये और ऊंचे भी जा सकता है। तो ये एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना, ये संक्रमण कहलाता है। और ये तभी संभव है जब निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो ऊर्जा इसको ग्रहण करता है, ऊर्जा मिलती है इसको बाहर से, ठीक है ना। गर्म करके मिल सकती है या सूर्य से आने वाली ऊर्जा को ग्रहण करके ये उत्तेजित हो सकता है। और ये जो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो चुल में जो रहने का जो मूल घर है उसका, यानी आप कह सकते हैं कि ये इसका जो मूल अवस्था है, इसको अपना घर कहेंगे, यानी अपने घर से दूसरे घर में चला गया। अब दूसरे घर में जाएगा तो कितनी देर रुकेगा, ठीक है ना। तो ये अपने आप वहां ठहर करके फिर वापस लौटता है, लगभग ठहरता है 10⁻8 सेकेंड, और 8 सेकेंड ठहरने के बाद ये फिर वापस लौटता है। तो यहां से वो लौट करके यहां भी आ सकता है या सीधे डायरेक्ट यहां से यहां आ सकता है। तो इसका मतलब है कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में चला गया, तो ये भी संक्रमण कहलाता है। तो संक्रमण चाहे निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में हो रहा हो, चाहे उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में हो रहा हो, ये दोनों संक्रमण कहलाते हैं। तो संक्रमण की डिफिनीशन आप इस प्रकार से लिखिए, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना, यह संक्रमण कहलाता है। और चूंकि संक्रमण नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होता है, इस कारण से इसको दो प्रकार में डिवाइड किया गया। पहला है अवशोषण संक्रमण, यानी एब्जॉर्ब करेगा जब ऊर्जा को तब जाएगा, और दूसरा उत्सर्जन संक्रमण, जब ऊर्जा को उत्सर्जन करेगा तब नीचे आएगा। तो दो प्रकार के हो गए। तो पहले प्रकार को हम लोग इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अवशोषण संक्रमण के डिटेल पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा जो उन्होंने बताई, जब अवशोषण मतलब जब उसको ऊर्जा मिलेगी, और मिलेगी तब ये ऊंची कक्षा में जाएगा। ऊंची कक्षा की ऊर्जा जो ज्यादा है, ऊर्जा मिलेगी तो ज्यादा ऊर्जा में चला जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा अवशोषित करके मूल अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट जो होते हैं, यानी कह सकते हैं निम्नतम ऊर्जा स्तर, यानी पहली ऊर्जा स्तर कह लीजिए, या इसको ये वाले रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे भी। तो निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर निम्नतम ऊर्जा स्तर के अलावा जितने ऊर्जा स्तर होते हैं सब उच्च ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, और उनकी ऊर्जा क्रम से बढ़ती जाती है। तो इसको कहा जाता है, तो इससे हम लोग कहते हैं अवशोषण संक्रमण कहते हैं। जब और परमाणु की इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। जब परमाणु ग्राउंड स्टेट से किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो कहा जाता है परमाणु कैसा हो गया है, एक्साइटेड हो गया है, ऊर्जा ज्यादा हो गई। किसी लड़के में और ऊर्जा ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। तो यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है अगर उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया है। अब चूंकि ये जो मूल इसका ये निवास तो यहाँ है नहीं, तो ये वापस भी लौटता है।
तो लौटेगा तभी जब ऊर्जा निकाल देगा, क्योंकि ऊर्जा कक्षाओं की निश्चित है, इसकी ऊर्जा का 3.14 हो गई है माइनस की, तो ये इस ऊर्जा स्तर में तभी घूम सकता है जब उसकी ऊर्जा -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का इमिट करता है, उत्सर्जन करता है, इसलिए इसको उत्सर्जन संक्रमण कहा जाता है। तो ये तो बात थी हमारी अवशोषण संक्रमण की, ठीक है, इसको जरा नोट कर लीजिए, उसका डायग्राम से भी हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा पार्ट पढ़ते हैं उत्सर्जन संक्रमण। इसको नोट कर लें और ऊर्जा स्तर इसको याद रखिए कि ऊर्जा स्तर होते कैसे, अभी हम लोग लिखेंगे, नोट कर लिया इसको। अब इसको चित्र के माध्यम से जरा और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, अवशोषण संक्रमण का मतलब क्या होता है। अगर हम इस ऊर्जा स्तरों को अगर हम स्ट्रेट लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करें, जैसे हम बात करते हैं एक ऊर्जा स्तर हो गया, दूसरा ऊर्जा स्तर हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, और उनकी बीच की दूरी क्रमशः घटाते जाना है, ये क्रम, यानी n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, ऐसे करके लिखना चाहे तो इसकी जो ऊर्जा होगी E1 का मान कितना होगा, अभी हम लोग निकाला है E1 का मान, एक्चुअली में फार्मूला हम लोग जानते हैं, अभी लिखा गया था E बराबर होता है -13.6, और हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे तो Z = 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी ऊर्जा कितनी होती है, पहली कक्षा के n = 1 रखोगे तो उसको निकल करके आया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 का मान कितना आया था, इसका मान आया था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका तीसरे वाले का -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथे का आया था -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पांचवें का आया था, ऐसे करके निकाल सकते हैं, माइनस इसका आया था 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं इसको। और अगर यहाँ n = 5, 6 के लिए कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही हम समझते हैं, ये हमने जैसे याद कर रखा है, आप भी याद कर लेंगे, ऊर्जा स्तर इतने होते हैं, इस प्रकार से इसकी वैल्यू को लिखा जा सकता है। अब उत्सर्जन अवशोषण संक्रमण की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां रहता है, ग्राउंड स्टेट में, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलती है तो ये यहां जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को अगर और ज्यादा ऊर्जा मिल जाए तो दूसरे ऊर्जा स्तर में जा सकता है, उच्च ऊर्जा स्तर में, और अगर ऊर्जा मिलती है तो तीसरे वाले में जा सकता है, और ऊर्जा मिलती है तो ये और ऊपर जा सकता है, और ऊर्जा मिलती है तो ये और ऊपर चला जाएगा। तो ये जो स्टेट कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं निम्नतम ऊर्जा स्तर। निम्नतम, सभी इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं, ऊर्जा स्तर, या इसको हम लोग मूल ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, मूल अवस्था भी कहते हैं, मूल अवस्था। और इसके अलावा ये जितने हैं वो सब कहलाती हैं उत्तेजित अवस्था। इसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्तेजित अवस्था। तो मूल अवस्था, उसके अलावा सब उत्तेजित अवस्था है। और लास्ट में यहां और अगर ऊर्जा मिल जाएगी तो फिर ये हो जाता है सबसे लास्ट वाला, जिसके लिए n = क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू इसकी हो जाती है, इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। अब n = 0 अनंत रख देंगे तो e का मान कितना हो जाएगा, 0। यानी तब कहा जाता है परमाणु आयनिक हो गया है, यानी उस नाभिक से उसका संबंध
टूट गया। अभी से तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे हैं, लेकिन जब उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, जीरो। जीरो होने का मतलब प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अगर मिल जाए तो वो कहा जाता है इलेक्ट्रॉन आयनित हो गया है। इसकी ऊर्जा कितनी हो गई, जीरो है, नाभिक से मुक्त, वो एकदम फ्री हो जाता है। तो इस ऊर्जा कहा जाता है आयनन ऊर्जा कहते हैं। यानी आयनित होने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, वो आयनन ऊर्जा, ठीक है ना। तो ये बात थी इसकी उत्सर्जन अवशोषण संक्रमण की। ये तभी होता है जब उसको ऊर्जा बाहर से मिल जाती है। तो ये आप चित्र दिखा सकते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो अवशोषण संक्रमण होता है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट से शुरू होकर के किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर तक जा सकता है। वो ऐसे नहीं जाता यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन रहता है ग्राउंड स्टेट में, जब ऊर्जा मिलती है तो वो किसी ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज होता है अवशोषण संक्रमण। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर 2 उत्सर्जन संक्रमण की। इसको नोट कर लीजिए और हेडिंग लगाएंगे उत्सर्जन संक्रमण। नंबर 2 उत्सर्जन संक्रमण। उत्सर्जन संक्रमण, उत्सर्जन संक्रमण मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर, किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर यानी मूल अवस्था में लौटता है, लौटता है जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर, जिसको हम मूल अवस्था कहते हैं, में लौटता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन करता है। इस संक्रमण को उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। यानी इसका उल्टा करना है आपको। क्या करना है, आप जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया है तो हमने बताया कि वहां पर वो बहुत देर तक नहीं ठहरता है। भाई आप अगर अपने घर से किसी नानी के यहाँ चले गए तो कितने दिन रुकोगे, 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब घर की याद आएगी फिर अपने आप वापस आ जाओगे। ऐसे इसमें भी है, ऊर्जा मिली तो चला तो गया उसको, ठीक है ना, लेकिन ये वापस लौट आता है। और वापस जब लौटेगा तो चूंकि ऊर्जा उसको मिली थी तो गया था, ऊर्जा खत्म, ऊर्जा लेकिन वहां नहीं खत्म हो जाती, जो वापस लौटता है तो ऊर्जा को निकालते हुए आता है, ठीक है ना। यानी किराया आपको मिला है तो आप एकदम वहां नहीं कर सकते, जब वापस लौटो तो किराया देते हुए वापस लौटोगे। तो वही काम यहाँ पर भी है, ग्राउंड स्टेट की ऊर्जा जितनी है उतनी ही रहेगी। ऐसे इस प्रकार से ये ऊर्जा स्तर जो बनाए हम लोगों ने, अगर ये ऊर्जा किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से वो लौट सकता है, सीधे यहां आ सकता है ऐसे ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा जब लौटेगा तो ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जन, यहां से ऊर्जा बाहर निकलती है। अगर यहां पहुंच गया तो यहां से वापस लौटेगा, यहां अगर पहुंच गया तो यहां से वापस लौटेगा। तो ये वापस लौटना ये संक्रमण कहलाता है। अब इसमें देखिए संभावनाएं बहुत सारी हो सकती हैं। अवशोषण संक्रमण और उत्सर्जन संक्रमण में अंतर आपको समझना है। क्या अंतर है इसमें? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से सीधे ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, या हो सकता है यहां से चले और यहां से होता हुआ आए, इस तरीके से यहां से यहां आए पहले
और फिर उसके बाद फिर यहां से यहां आए, या यहां से आकर के यहां आ सकता है पहले, फिर ये यहां से यहां तक आए, या यहां से यहां तक ऐसे आ सकता है, यहां से यहां तक आ सकता है ऐसे। ये विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ ये तब ग्राउंड स्टेट में आता है ऐसे, इस तरीके से। तो इसमें संक्रमण बहुत सारे हो सकते हैं उत्सर्जन संक्रमण में, कि अवशोषण में तो सीधे ग्राउंड स्टेट से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में गया, लेकिन उत्सर्जन में क्या होगा, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से वो विभिन्न ऊर्जा स्तरों से होता हुआ वो ग्राउंड स्टेट में लौटता है और वहीं से ऊर्जा का उत्सर्जन करता हुआ लौटता है। ठीक है ना। तो ये जो संक्रमण होता है इसको कहा जाता है उत्सर्जन संक्रमण। तो आप परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर है, इसको मूल अवस्था कहते हैं। मूल अवस्था कौन सी है, ये वाली सबसे नीचे, इसकी ऊर्जा सबसे कम है, तो ऊर्जा उत्सर्जन करता है। इस संक्रमण को उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। तो ये इसकी डिफिनीशन है, इसको आप याद रख सकते हैं। और अगर ये कहा जाए कि कितने पॉसिबल होंगे संक्रमण, तो इसका निकालने का तरीका इसका ये है, इसके लिए फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है क्या हो सकता है, कितने संक्रमण पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके फार्मूला ध्यान रखेंगे, उत्सर्जन संक्रमण की संख्या कितनी हो सकती है, जो कि किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से किसी भी निम्न ऊर्जा स्तर में आता हुआ लौटता है, तो कितनी हो सकती है। इसके लिए फार्मूला आपको ध्यान रखना है। फार्मूला होता है n n-1 n n-1 n n-1/2, ये फार्मूला ध्यान रखेंगे। और इसके लिए n की वैल्यू, जहां पर n क्या है ये भी ध्यान रखेंगे, जहां n है ऊर्जा स्तरों की संख्या, ऊर्जा स्तरों की संख्या, कितने ऊर्जा स्तरों के बीच में संक्रमण आपको दिखाना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इसमें तो बहुत सारे लाइनें हो जाएंगी, हम एकदम छोटा समझते हैं इसमें, तो इसको जरा देखो। फार्मूले के तहत हम लोग कैसे निकाले कितने संक्रमण हो सकते हैं। मान लेते हैं 4 हम ऊर्जा स्तर शो करें और कहा जाए बताए पॉसिबल कितने हो सकते हैं इसमें संक्रमण। तो मान लिया पहले ग्राउंड स्टेट हो गया ये, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और, उसके बाद एक और, मान लिया 4। ठीक है। कितने संक्रमण हो सकते हैं, n=1, n=2, n=3, n=4, यानी 4 स्टेट हम दिखा रहे हैं। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन वापस लौटेगा, देखिए वापस लौटते समय यहां से यहां आ सकता है, या यहां से यहां आ सकता है, या यहां से यहां आ सकता है, या फिर अगर यहां आ गया तो यहां से यहां आ सकता है, यहां से वो डायरेक्ट यहां आ सकता है, या फिर यहां अगर आ गया तो यहां से यहां आ सकता है। तो कितने संक्रमण हो गए, ये सब संक्रमण कहलाते हैं उत्सर्जन संक्रमण। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 संक्रमण है। आगे इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से इस ऊर्जा स्तर कितने खींचे हमने, 1 2 3 4 ऊर्जा स्तर हैं। तो अगर हम n=5 रख दें, अगर 4 रख देते, 4 खींचे, 4 रख दीजिए, तो 4 रख देते हैं, तो संख्या कितनी आ जाएगी इसमें, 4 और यहां पर 3 आ जाएगा। 4 - 1 3 बटे 2, 1 2 2 4 6 आ जाएगा। तो 6 संक्रमण ऐसे तो कर सकते हैं। ऐसे अगर मान लो 5 संदाने खींच दे, फिर बताए कितने संक्रमण हो, तो 5 रखेंगे तो 5 - 1 करेंगे तो 4 4 5 20 हो जाएगा ना। इसमें अगर n अगर यहां पर 5 होते, अगर तो 5 होते तो कितनी संभावनाएं थी, संख्या कितनी है 5, और यहां घट जाता 4 बटे 2, 2 दूनी 4 यानी 10 हो जाते, 10 संक्रमण पॉसिबल होते। तो इसका मतलब ये, तो अगर मान लो इसमें अवशोषण संक्रमण दिखाना होता, सपोज हम कहते हैं कि ये हम दिखाइए अवशोषण संक्रमण कितना होगा इसमें, अवशोषण दिखाए तो ग्राउंड स्टेट से यहां जाता तो 1, ग्राउंड स्टेट दूसरे में जाता 2, तीसरे में जाता तो 3, ये 3 संक्रमण संभव थे अवशोषण वाले। ये अवशोषण संक्रमण रिप्रेजेंट करता है, अवशोषण संक्रमण। और
ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है उत्सर्जन संक्रमण, उत्सर्जन संक्रमण। तो अब देखने से पता चल रहा है कि 4 अगर हमारे पास ऊर्जा स्तर हैं और ऊर्जा स्तरों में अवशोषण संक्रमण दिखाना है तो केवल 3 होंगे, और अगर उत्सर्जन संक्रमण दिखाना है तो 6 होंगे। उत्सर्जन संक्रमण की संख्या ज्यादा होती है अवशोषण संक्रमण की अपेक्षा, क्योंकि उत्सर्जन संक्रमण किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से शुरू होकर के किसी निम्न ऊर्जा स्तर तक जाते हैं, लेकिन अवशोषण संक्रमण हमेशा ग्राउंड स्तर शुरू होंगे और उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर के समाप्त हो जाते हैं। कभी भी इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में संक्रमण नहीं होता है, या यहां से यहां नहीं होता है, पर इसमें होता है यहां से यहां हो जाएगा, यहां से यहां हो जाएगा, यहां से यहां हो जाएगा, वो संभावना ज्यादा है। इस कारण से ये संक्रमण संख्या ज्यादा होती है उत्सर्जन की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उत्सर्जन संक्रमण और अवशोषण संक्रमण की बात हम समझते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा बात करते हैं कि अभी हम लोग बताया कि जब ये उत्सर्जन संक्रमण होता है, भाई अवशोषण में तो ऊर्जा चाहिए बाहर से, तो उसको ऊर्जा मिलती है तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, लेकिन जब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर लौटता है तो ये विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन भी करते हैं। और किसके रूप में करते हैं? फोटानों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो इस फोटान की जो तरंगदैर्घ्य होगी उत्सर्जित फोटान की, वो कितनी होगी, उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, इसके लिए फार्मूला निकालना है। और ये फार्मूला निकालने के बाद ही समझ में आएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, ठीक है ना, वो उनका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो पहले हेडिंग लगा लीजिए, इसको नोट कर लिया पहले, और नोट करने के बाद हेडिंग लगाइए, उत्सर्जन संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, जो ऊर्जा निकल रही है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, कितनी आवृत्ति होगी, वो सब कुछ हम लोग निकालेंगे। इस प्रकार से नोट कर लिया। तो ये लगा लीजिए, उत्सर्जन संक्रमण में उत्सर्जन संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य, यहां से समझ में आएगा कि जो बोहर ने कहा कि बोहर ने अपनी परिकल्पना बताया कि जो स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम में विभिन्न लाइनें क्यों दिखाई पड़ती हैं, यानी जो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त होता है, ठीक है ना, तो ये क्लियर होगा। तो इसके लिए समझने के लिए बाजार तरंगदैर्घ्य का फार्मूला पहले निकालते हैं। तो इसके लिए देखो, समझिए, मान लेते हैं कोई उत्सर्जन संक्रमण कब होगा, जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से लौटेगा। तो मान लेते हैं कि ये पहला एक ऊर्जा स्तर है N1 और एक दूसरा ऊर्जा स्तर है N2। इसकी ऊर्जा हम मान लेते हैं E1 है, इसकी ऊर्जा है E2। कोई दो ऊर्जा स्तर लेकर के हम लोग चलते हैं। अब वो फिर उसके बाद फिर अलग अलग ऊर्जा स्तरों के लिए फार्मूला निकल करके आएगा। दो ऊर्जा स्तर मान लिए हमने, ठीक है, यानी इसको अगर इस तरीके से समझा जाए तो इसमें हम ये नाभिक हो गया और नाभिक के चारों एक ये ऊर्जा स्तर हो गया और एक ये ऊर्जा स्तर हो गया। इलेक्ट्रॉन अभी यहां पर है, उत्सर्जन संक्रमण देखना तो उच्च ऊर्जा स्तर में होगा, इलेक्ट्रॉन यहां है। उसके बाद ये वापस लौटता है अपने नीचे वाले ऊर्जा स्तर में। तो ये ऊर्जा स्तर हमारा, यानी कह सकते हैं कि ये तो हमारा नाभिक हो गया और ये इसका हो गया पहला यानी N1 और ये हो गया N2 दूसरा ऊर्जा स्तर। इसकी ऊर्जा हम मान लेते हैं E1 है, इसकी ऊर्जा है E2। जिसको हम लोग इस प्रकार से यहां दिखा रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस लौटता है, भाई इसको ऊर्जा कैसे मिल गई होगी, तो पहले नीचे से ऊपर चला गया है, 10⁻⁸ सेकंड रुकने के बाद फिर वापस लौट रहा है। जब वापस लौट रहा है तो ये विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और उस ऊर्जा होती है hν। तो अब कितनी ऊर्जा निकालेगा, इतनी ऊर्जा, इस कक्षा की ऊर्जा कितनी थी, इसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं। E1 का मान कितना होगा, किसी ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा होती है वो इक्वल टू हम लोग पढ़ा है -RHc/n²
और हाइड्रोजन परमाणु में Z इक्वल टू 1 होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। चलिए हम सब एक जनरल टर्म निकालते हैं, Z स्क्वायर में शामिल कर लो। ये ऊर्जा होती है। अगर हम बात करेंगे इस कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी, तो किसी भी स्थायी कक्षा की ऊर्जा है, अगर हम E1 का मान निकालना चाहें तो कितना आएगा, -RHC और Z स्क्वायर अपान N1 स्क्वायर, और E2 का कितना मान होगा, -RHC Z स्क्वायर अपान N2 स्क्वायर। अब जरा ये वापस जब लौटेगा तो कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ये जरा देखो। पहली कक्षा के यानी उच्च ऊर्जा स्तर, ये हमारा उच्च ऊर्जा स्तर है, ये निम्न ऊर्जा स्तर है, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं कि निम्न ऊर्जा स्तर, और ये है उच्च ऊर्जा स्तर। उच्च से निम्न में जा रहा है, तो उच्च से निम्न में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन कितनी ऊर्जा निकलेगा, जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा ऊर्जा स्तरों का, यानी कह सकते हैं E2 माइनस E1, ये किसके बराबर हो जाएगा, h न्यू के। इतनी ऊर्जा को रिलीज करता है वो, और इसका मान जरा निकाल सकते हैं। न्यू इक्वल टू होता है C अपान लैम्डा, तो इसको हम लोग C अपान न्यू की जगह C अपान लैम्डा लगा सकते हैं। C जहां प्रकाश का वेग, h है विकिरण की तरंग दैर्ध्य, h है प्लांक नियतांक। ये जरा वैल्यू यहां पर रखो, तो इसको इस प्रकार से लिखिए जरा, hc अपान लैम्डा इज इक्वल टू E1 E2 का मान, तो E2 का मान कितना है, -RHC Z स्क्वायर अपान N2 स्क्वायर, माइनस, और माइनस ये होने की वजह से यहां प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा RHC Z स्क्वायर अपान N1 स्क्वायर। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, hc अपान लैम्डा इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है, इसको जब पहले लिख लो, RHC कॉमन ले लो और Z स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, तो RHC Z स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा, 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर, ये बचेगा। यहां से देखिए HC से HC ये कैंसिल हो जाता है, ये तो कितना बच जाएगा, 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर। ये जो इक्वेशन निकल करके आई है, इसको आपको याद रखना है। इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि जो उत्सर्जित विकिरण है उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होती है। अब वो N1 N2 कहां से कहां जा रहा है, उसके हिसाब से N1 N2 की वैल्यू हो जाएगी। दूसरे से पहले में आ रहा है, तो N1 का मतलब है कहां आ रहा है, और N2 मतलब है कहां से आ रहा है, ये चीज ध्यान रखना है। जरूर हमें दो जैसे कई ऊर्जा स्तर हो सकते हैं, चौथे से पांचवें में आ रहा है, तो चौथे से पांचवें में आ रहा है, इसका मतलब है जिसमें आ रहा है वो N1 है, चौथे से पांचवें में आएगा, पांचवें से चौथे में आएगा, सॉरी पांचवें से चौथे में आएगा, तो N1 क्या हो जाएगा यहां पर 4, और जहां से आ रहा है वो हो जाएगा 5। तो ये इलेक्ट्रॉन जहां से आ रहा है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। नोट कर लिया, तो फार्मूला देखिए निकल करके यहां पर आ गया, फार्मूला निकल करके आया हमारे पास 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू Z स्क्वायर R 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर, ये आ गया। ये जो N1 है, ये चीज ध्यान रखना है। N1 क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूमेरिकल के बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में आता है वो है हमारा N1, और N2 क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर से आता है। ये पार्ट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट। N1 इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा स्तर में आता है, मतलब जैसे मान लो कई ऊर्जा स्तर हैं, ऐसे बने हुए हैं, ऐसे, तो हमने बताया कि संक्रमण जो है वो किसी भी ऊर्जा स्तर से हो सकता है,
मान लेते हैं n1 n, ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 5 है, ऐसे है। अब कहा जाए संक्रमण यहां से यहां हो रहा है, तो बताओ कितनी तरंगदैर्घ्य होगी। तो यहां से यहां हो रहा है, इसका मतलब है कि जहां से आ रहा है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो हमारा क्या होता है n2। तो इसका मतलब ये यहां पर जो n2 जो होगा वो कितना हो जाएगा 5, और जहां पर आ रहा है वो हो जाएगा n1, वो हो जाएगा हमारा 4। तो कहां से कहां संक्रमण हो रहा है, उत्सर्जन संक्रमण, उसके आधार पर ये वैल्यू हम चेंज कर लेंगे। तो किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से आ सकता है वो, मान लो यहां से आने लगे, इस जगह से यहां आने लगे सीधे, तो इसके हिसाब से तरंगदैर्घ्य का मान जो रेडिएशन निकलेगा यहाँ पर, उसका तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, तो उसके लिए फार्मूला हम यूज करेंगे ये। तो इस फार्मूले को यूज करते समय ध्यान रखेंगे यहां पर जो n3 होगा वो किसका काम करेगा, n2 का, यानी n3 का मान n2 कितना हो जाएगा 3, और जो n1 होगा वो हो जाएगा 1। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि किस ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में आ रहा है, उसके हिसाब से n1 n2 की वैल्यू चेंज होगी कि ऊर्जा स्तर किसी ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। तो ये बात अगर क्लियर हो गई है तो फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, जहां पर हम लोगों ने कई श्रेणियां पढ़नी है, बाल्मर श्रेणी, पास्सन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है ना। ये सब लोग हम समझ तभी आएगा जब ये फार्मूले को आपने बढ़िया समझ लिया है, और इस फार्मूले को याद रखना है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z=1 हो जाएगा, और ये R लिंडबर्ग नियतांक है, ये तुमको वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फार्मूला आप बिल्कुल एकदम दिमाग बैठा लेना है, और उसके बाद हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। तो नोट कर लें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।